हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू द ऑनर सेशन ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एनडीटीएल यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे डिमांड लायबिलिटीज किसको बोलते हैं, व्हाट इज टाइम लायबिलिटीज, और ये जो टूल है उसे आरबीआई कैसे यूज करता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर, एसएलआर एंड एलएफ। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो चलिए अभी ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनडीटीएल। तो सेशन स्टार्ट करते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। शॉर्ट फॉर्म है उसका एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज लायबिलिटीज, यानी कौन कौन सी लायबिलिटीज आती है। तो फर्स्ट दैट इज डिमांड लायबिलिटीज, सेकंड जिसको बोलते हैं टाइम लायबिलिटीज, और थर्ड दैट इज अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, तो उसका शॉर्ट फॉर्म जो है दैट इज ओडीटीएल, अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो थ्री टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज है। तो फर्स्ट पार्ट में हम अंडरस्टैंड करेंगे दैट इज वर्किंग ऑफ बैंक, कि बैंक कैसे वर्क करते हैं। फिर मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, जैसे कस्टमर है, बैंक है, लोन्स, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फर्स्ट पार्ट में कस्टमर्स अपना पैसा, जो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कॉर्पोरेट भी हो सकता है, या फिर कोई ट्रस्ट भी हो सकता है, तो वो पैसा क्या करेगी, बैंक में डालेगी। तो वो पैसे कैसे डालेगी, आइदर वो अमाउंट सेविंग अकाउंट्स में हम रखते हैं, यानी हमारा खुद के अकाउंट है तो हमारे पैसे कहाँ पे होंगे, सेविंग अकाउंट्स में हो सकते हैं। कंपनी से अकाउंट होगा तो वो करंट अकाउंट में भी हो सकते हैं। या फिर क्या करेंगे कि जो पैसा हमारे लिए 2, 3, 4 वर्ष के बाद की रिक्वायरमेंट है, तो उसको हम क्या करेंगे, तो उसको हम फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे। तो ये जो पैसा है वो किसके पास आएगा, दैट इज बैंक के पास आएगा। और अब ये बैंक क्या करेगी, तो ये बैंक ये पैसा कहाँ लगाएगी, तो वो लोन देगी। किसको लोन देगी, तो किसी भी इंडिविजुअल को लोन दे सकती है, जैसे कि हाउसिंग लोन है, कार लोन है, या तो फिर कॉर्पोरेट को भी वो लोन दे सकती है। तो ये जो अमाउंट है उसमें से इंडिविजुअल के पास लोन मिल जा सकती है, या फिर कॉर्पोरेट को भी लोन मिल सकती है, या तो फिर यही अमाउंट बैंकों में भी डिपॉजिट कर सकती है। यानी ये जो बैंक है वो पैसा दूसरी बैंक में भी लगा सकता है। कैसे लगाएगा, तो वो दूसरी बैंक की फिक्स डिपॉजिट ले सकता है, या फिर वो कोलेटरल्स भी ले सकता है, यानी कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो दूसरी बैंक में इन्वेस्ट कर सकता है। या तो फिर यही बैंक किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वहां भी पैसे लगा सकता है, जैसे कि बॉन्ड्स में वो पैसे लगा सकता है, या फिर डिबेंचर्स में पैसे लगा सकता है। लेकिन वो कैसे पैसा होगा, दैट इज सिक्योर। तो इस तरह से बैंक अपनी इनकम जनरेट करती है, यानी हमारा पैसा जाता है बैंक में और बैंक का पैसा जाता है आइदर लोन की तरफ, बैंक की तरफ, या कोई किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ। तो यहाँ हम बात करेंगे कि यहाँ लायबिलिटीज कौन सी आती है और एसेट कौन सी आती है। अभी हमने जो पैसा बैंक को दिया है वो तो बैंक को रिटर्न करना ही पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, तो जो भी हमारी डिपॉजिट है प्लस इंटरेस्ट जो है वो बैंक को रिपे तो करना ही पड़ेगा। तो ये जो अमाउंट हमने जो बैंक को दी है वो बैंक के लिए क्या हो जाएगी, दैट इज कंसीडर्ड एज लायबिलिटीज। तो बैंक के लिए लायबिलिटीज हो जाएगी, क्योंकि ये पैसा तो बैंक को रिटर्न ही करना है फिर से कस्टमर को। और ये पैसा जो है, जो बैंक ने किसी को लोन दी है या दूसरी बैंक में इन्वेस्ट किया है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट किया है, तो ये पैसा तो फिर से बैंक में रिटर्न आएगा विद इंटरेस्ट। तो ये जो अमाउंट है ये बैंक के लिए क्या हो जाएगी, एसेट्स हो जाएगी। तो ये बैंक का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो जो भी पैसा हमने बैंक में लगाया वो बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगी बैंक के लिए लायबिलिटीज। और जो पैसा बैंक ने दूसरी बैंक में लगाया है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लगाया है या फिर लोन दिया है, तो वो बैंक के लिए एसेट्स हो जाएगी, क्योंकि ये पैसा फिर से बैंक में रिटर्न आएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ द बैंक, और इसमें लायबिलिटीज क्या है और एसेट्स क्या है। अभी हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी लायबिलिटीज को हम डिमांड लायबिलिटीज बोलते हैं, टाइम लायबिलिटीज बोलते हैं और अदर लायबिलिटीज बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि डिमांड लायबिलिटीज क्या है, तो डिमांड लायबिलिटीज यानी कि जो डिमांड पे वर्क करेगी। तो फर्स्ट कि डिमांड लायबिलिटीज में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आ सकते हैं। तो डिमांड लायबिलिटीज यानी कस्टमर जब भी डिमांड करे तो उसको पैसे मिलना चाहिए। तो जैसे कि जो पैसा हमारा सेविंग अकाउंट्स में, सो दैट इज कंसीडर्ड एज अ डिमांड लायबिलिटीज। जो भी पैसा हमारा करंट अकाउंट में है दैट इज कंसीडर्ड एज अ डिमांड लायबिलिटीज। जो भी पैसा हम डिमांड ड्राफ्ट थ्रू लेते हैं, डिमांड ड्राफ्ट,
तो वो भी किस में आएगा, दैट इज डिमांड लायबिलिटीज में आएगा। और लेटर ऑफ क्रेडिट, क्योंकि जब भी हम लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक को देता है तो उनको तुरंत ही पैसा देना पड़ता है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट इज अगेन कंसिडर्ड अंडर डिमांड लायबिलिटीज और बैंक गारंटी, तो वो भी डिमांड लायबिलिटीज में आ जाएगी। तो ये सब चीज जो है उसको बोलते हैं दैट इज डिमांड लायबिलिटीज। ऑन डिमांड बैंक को कस्टमर को पैसे देना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है टाइम लायबिलिटीज। तो टाइम लायबिलिटीज किसको बोलते हैं, तो जिसका टेन्योर आता है, यानी टाइम लायबिलिटीज में क्या होगा कि जो भी पैसे हमें 2 साल के बाद 3 साल के बाद बैंक को रीपे करनी है तो उसका टेन्योर बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं टाइम लायबिलिटीज। तो जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, तो हमें मालूम है कि जब भी हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो वो 6 महीने की भी हो सकती है, 1 ईयर की भी हो सकती है, 2 ईयर भी हो सकती है, और बैंक वो पैसा कब रिटर्न करेंगे, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर 2 ईयर्स विद इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा हमारा टाइम डिपॉजिट, बिकॉज ये टाइम पे वर्क करेगा। उसी तरह और कौन सी डिपॉजिट आ सकती है इसमें, रिकरिंग डिपॉजिट। तो रिकरिंग डिपॉजिट भी किसमें कंसीडर करेंगे हम, टाइम लायबिलिटीज में कंसीडर करेंगे। और गोल्ड डिपॉजिट भी किसमें कंसीडर करेंगे, दैट इज अगेन इन टाइम डिपॉजिट। तो ये सब जो चीज है वो कंसीडर हो गया टाइम डिपॉजिट में। अगेन और एक चीज है दैट इज अगर लेटर ऑफ क्रेडिट विथ नॉट पेएबल ऑन डिमांड आएगा तो ये भी किसमें कंसीडर करेंगे, दैट इज इन टाइम लायबिलिटीज में ही कंसीडर करेंगे। तो अभी आपको डिफरेंस मालूम पड़ गया होगा व्हाट इज डिमांड लायबिलिटीज, व्हाट इज टाइम लायबिलिटीज। और थर्ड जो है दैट इज अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज में क्या आएगा, सो दैट इज के कुछ डिविडेंड पे करने को बाकी है, दैट इज अनपेड डिविडेंड, तो वो किस में आएगा, दैट इज कम्स अंडर अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। इसी तरह अगर इंटरेस्ट पे करना बाकी है तो वो भी अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज में आएगा। और अगर जो भी कैश कोलेटरल्स है तो वो भी इसमें कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगी हमारे अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। अगर एक चीज और भी है कि दैट इज कि अगर फिक्स डिपॉजिट हमारी पक गई है, यानी फिक्स डिपॉजिट का डेट ओवर ही हो गया है लेकिन हम लेने नहीं गए, तो वो जो फिक्स डिपॉजिट है वो भी किसमें आ जाएगी, डिमांड में आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, दैट इज बिकॉज के उसके बाद अगर टेन्योर के बाद हम कभी भी लेने जाएंगे तो वो हमें तुरंत बैंक को पैसा देना पड़ेगा। दैट इज ओवर ड्यू फिक्स डिपॉजिट है वो भी किसमें आ जाएगी, दैट इज इन डिमांड लायबिलिटीज में आ जाएगी। तो ये हमने समझ लिया कि व्हाट इज डिमांड लायबिलिटीज, व्हाट इज टाइम लायबिलिटीज और व्हाट इज OD/TL लायबिलिटीज। तो और अभी हम देखेंगे कि इसमें ये नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो जितने भी लायबिलिटीज है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ NDTL। तो जितने भी लायबिलिटीज है तो कौन कौन सी लायबिलिटीज है, दैट इज डिमांड प्लस टाइम प्लस OD/TL। ये जितनी भी लायबिलिटीज है उसमें से अगर हम माइनस करेंगे एसेट्स को, और वो एसेट कौन सी होगी, जो भी पैसा फिक्स डिपॉजिट में है बैंकों में या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में वो माइनस होगी तो हमें मिलेगा NDTL। तो यहां से कैलकुलेशन होगा NDTL। नाउ NDTL का कैलकुलेशन कब होता है और उसके ऊपर CRR, SLR और LF कैसे निकालते हैं, तो एवरी डे इसका कैलकुलेशन होता है, लेकिन वो टाइम किसको कंसीडर करते हैं, सो दैट इज वो कंसीडर करेंगे लास्ट टू लास्ट फ्राइडे, यानी लास्ट टू लास्ट फ्राइडे का जो भी नेट NDTL होगा, जो भी अमाउंट आएगी उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज CRR, SLR एंड LF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो ये भी चीज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लास्ट टू लास्ट फ्राइडे का जो भी नेट NDTL आएगा उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज CRR, SLR एंड LF। तो ये सभी चीजें जो है वो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट सेक्शन में हम सब CRR की बात करेंगे, SLR की बात करेंगे, तब ये हमें NDTL का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में बहुत ही क्लियर होना चाहिए। तो आपको ये सेशन पसंद आ गया होगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।